नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने जैव विविधता का तात्पर्य क्या होता है, जैव विविधता का महत्व क्या है, जैव विविधता के कितने स्तर होते हैं, जैव विविधता का मापन किस आधार पर किया जाता है के संबंध में आप लोगों से डिस्कशन किया था। आज की वीडियो में हम लोग भूमंडलीय जैविक विविधता को समझेंगे, जिसके अंतर्गत भूमंडलीय जैविक विविधता क्या होती है तथा धरातल के कौन से क्षेत्र भूमंडलीय जैव विविधता के सबसे समृद्ध क्षेत्र हैं, कहां पर इनकी स्थिति न्यून है को समझेंगे। तो आइए समझते हैं भूमंडलीय जैविक विविधता क्या है। भूमंडलीय जैविक विविधता का तात्पर्य, जैव विविधता का तात्पर्य समस्त भूतल पर उपलब्ध जैव विविधता से है। उल्लेखनीय है कि भूमंडलीय जैविक विविधता की स्थिति धरातल पर सभी क्षेत्रों में समान नहीं है। हम जानते हैं कि संसार में 1.5 मिलियन जो प्रजातियां हैं अभी तक स्थिति ज्ञात की गई है, परंतु इन प्रजातियों का विकास जो है सभी जगह एक समान नहीं हुआ है। जैव विविधता का अत्यधिक विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां पर उच्च तापमान, ध्यान देंगे, उच्च तापमान और अधिक वर्षा की स्थिति पाई जाती है। क्या क्या? उच्च तापमान और अधिक वर्षा की स्थिति जहां पाई जाती है वही क्षेत्र, उन्हीं क्षेत्रों में जैव विविधता का अत्यधिक विकास हुआ है, क्योंकि ये सभी स्थितियां पादपों और जंतुओं के विकास हेतु अनुकूल जलवायु दशाएं प्रदान करती है। तो इस आधार पर भूतल पर जैव विविधता के क्षेत्रों को निम्न 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन सा चार क्षेत्र है? तो पहला क्षेत्र है अत्यधिक जैव विविधता का क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र है अधिक जैव विविधता का क्षेत्र, तीसरा है कम जैव विविधता का क्षेत्र और चौथा है निम्न जैव विविधता का क्षेत्र। तो हम समझेंगे सबसे पहले कि अत्यधिक जैव विविधता के क्षेत्र धरातल पर कौन कौन से क्षेत्र है और वहां पर उनकी क्या स्थिति है, कैसी जलवायु दशाएं हैं जिसके कारण वहां पर अत्यधिक जैविक विविधता पाई जाती है। तो अत्यधिक जैव विविधता के क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहां जलवायु दशाएं अनुकूल होने के कारण पादपों एवं जंतुओं का विकास संसार के अन्य भूभागों की अपेक्षा अधिक हुआ है। और इसके अंतर्गत 3 प्रमुख क्षेत्र आते हैं। कौन कौन सा क्षेत्र आता है? पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दूसरा है प्रवाल भित्तियों का क्षेत्र और तीसरा है आर्द्रभूमि का क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्या होता है? सामान्यतः विषुवतरीय क्षेत्र का भाग 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच का क्षेत्र जो होता है उसे ही उष्णकटिबंधीय वर्षावन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि पूरे सालों भर सूर्य की किरणें बिल्कुल वर्टिकल पड़ती है और बिल्कुल वर्टिकल पड़ने के कारण क्या होता है कि यहां पर दोपहर तक क्या होता है, इवेपोरेशन की क्रियाएं होती है और दोपहर के बाद 2 से 4 बजे के बीच प्रतिदिन मूसलाधार बारिश होती है संवहनिक वर्षा के रूप में, और जिसे वहां का वर्षा ऋतु के नाम से जाना जाता है। वर्षा भी जो होती है मूसलाधार होती है। उसके बाद क्या होता है 4 बजे के बाद का मौसम जो होता है, शाम का मौसम जो होता है वह बसंत ऋतु का मौसम हो जाता है, क्योंकि बादल छट जाते हैं, पूरे बादल जो है वर्षा के रूप में जो है धरातल पर गिर जाते हैं, मौसम सुहावना हो जाता है और वहां की रात्रि को ही वहां की शीत ऋतु कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जिसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे दक्षिण अमेरिका में इसे सेलवास कहा जाता है। अमेजन बेसिन का क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है, विश्व में सबसे सघन वनस्पति का क्षेत्र है, सबसे घने जंगलों का क्षेत्र है। इतने घने जंगल हैं कि सूर्य की किरणें धरातल तक नहीं पहुंच पाते, धरातल पर बिल्कुल अंधेरा रहता है और इन परिस्थितियों में धरातल पर विविध प्रकार के जंतुओं का विकास और पादपों का विकास होता है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो होते हैं वह सबसे धरातल पर सबसे अधिक जैविक विविधता के क्षेत्र है, क्योंकि यहां पर इनके विकास की काफी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती है और यह क्षेत्र धरातल पर सर्वाधिक जैविक विविधता के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। विश्व के अधिकतर हॉट स्पॉट के क्षेत्र भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन के क्षेत्र के में ही पाए जाते हैं। हॉट स्पॉट वह क्षेत्र होता है जो जैविक विविधता के दृष्टिकोण से सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र होता है धरातल पर। क्लियर है? और इंपॉर्टेंट क्या है कि इन्हीं क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षावन में ही संसार की 50% से अधिक प्रजातियां मिलती है। देखिए, ध्यान देंगे कि पूरे संसार में जितनी प्रजातियां मिलती है उसका 50% से अधिक जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में ही मिलती है और इस क्षेत्र को इसी कारण जैव विविधता का भंडार भी कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है धरातल पर सबसे जैविक विविधता के सबसे अधिक समृद्ध क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि हमेशा इससे क्वेश्चन आता है कि धरातल पर सबसे अधिक जैव विविधता का क्षेत्र निम्न में से कौन सा क्षेत्र है, तो आप बताएंगे उष्णकटिबंधीय वर्षावन।
अब वहां आते हैं अत्यधिक जैव विविधता का दूसरा प्रमुख क्षेत्र, वह होता है प्रवाल भित्तियों का क्षेत्र, कोरल रीफ का क्षेत्र। हम पहले समझेंगे कि कोरल रीफ क्या होता है। तो प्रवाल एक चूनेदार चट्टान होता है, कोरल जो होता है एक चूनेदार चट्टान होता है जिसका निर्माण सामुद्रिक जीव मूंगा के अस्थिपंजर के समेकन मतलब उसके संग्रह और संयोजन से होता है, समेकन और संयोजन से होता है। तो एक प्रवाल भित्तियां जो है, और जब इनकी विशेषता क्या होती है कि जब एक प्रवाल भित्ति, एक पीढ़ी की प्रवाल भित्ति मर जाते हैं तो उसी के ऊपर जो होता है दूसरी पीढ़ी के प्रवाल भित्ति अपना घरौंदा बनाते हैं और इस प्रकार वे समुद्र की सतह तक पहुंच जाते हैं। तो ये क्षेत्र जो होते हैं विश्व में पादपों के दृष्टिकोण से काफी समृद्ध क्षेत्र होते हैं। ध्यान देंगे कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन की तुलना में प्रवाल भित्तियों में अधिक जैविक विविधता पाई जाती है। स्थल पर तो सबसे अधिक कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, लेकिन जल पर और स्थल पर दोनों को मिला लें तो क्या होता है, प्रवाल भित्तियों में प्रवालों की प्रजातियां जो है वह काफी अधिक संख्या में पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इन क्षेत्रों में प्रवालों की 10 लाख प्रजातियां यहां पाई जाती है। और इतनी अधिक जैविक विविधता के कारण क्या होता है, प्रवालों को सामुद्रिक वर्षावन के रूप में जाना जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहां बन रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र को सामुद्रिक वर्षावन के रूप में जाना जाता है? तो वह है प्रवाल भित्तियां। क्लियर है? यहां पर ध्यान देंगे कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन के, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की तुलना में प्रवालों की अधिक जैविक विविधता यहां पर पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है वह ग्रेट बैरियर रीफ है। हम लोग सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर, क्वींसलैंड राज्य के पूर्वी तट पर एक विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जिसका नाम है महान अवरोधक भित्ति या ग्रेट बैरियर रीफ। और यह जो है अत्यधिक जैविक विविधता के कारण और यहां पर जो सुंदरता डेवलप हुई है, इस द्वीप की जो सुंदरता डेवलप हुई है, इसी कारण इस क्षेत्र को समुद्र का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पुनः एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्र का स्वर्ग किसे कहा गया है, तो वह है ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर या क्वींसलैंड राज्य के पूर्वी तट पर है। और विश्व की सबसे बड़ी जैविक संरचना भी इसे कहा जाता है। मतलब आप समझ लीजिए कि जैविक संरचना अगर विश्व में सबसे अधिक कहीं पर सबसे बड़ी बनी है तो वह ग्रेट बैरियर रीफ है। इससे बड़ी संरचना कहीं पर वर्ल्ड में नहीं है। जैविक संरचना इसलिए क्योंकि यह क्षेत्र जो है प्रवालों से बना है, और प्रवाल क्या है? जीव के रूप में है। तो विश्व की सबसे बड़ी जैविक संरचना कौन सा है? तो ग्रेट बैरियर रीफ। तो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है अत्यधिक जैव विविधता के क्षेत्र में, पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षावन और दूसरा है प्रवाल भित्तियां। और अत्यधिक जैव विविधता का तीसरा प्रमुख क्षेत्र होता है आर्द्र भूमियां, वेटलैंड्स। हम जानते हैं कि स्थल और जल के मध्य जो संक्रमण का क्षेत्र होता है उसे ही आर्द्र भूमि के नाम से जाना जाता है। क्या है? स्थल और जल के मध्य का जो संक्रमण क्षेत्र, जहां पर स्थल और जल मिल रहा है, तो बीच में कुछ नम भूमि का क्षेत्र डेवलप हुआ है, उसे ही कहा गया आर्द्र भूमियां। ये क्षेत्र भी जैविक विविधता की दृष्टि से काफी समृद्ध है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्तमान में विश्व में 2414 आर्द्र भूमियों की पहचान की गई। कितनी? 2414 आर्द्र भूमियों की पहचान की गई है जो जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। जबकि भारत में इनकी संख्या कितनी है? 42 है। कितनी संख्या है? 42 है। विश्व में आर्द्र भूमियों की कुल संख्या अपडेट है बिल्कुल 2414, जिसमें भारत में इनकी संख्या 42 है। पुराने बुक में आपको 36 या 37 मिलेगा, लेकिन यह अपडेट है। भारत में वेटलैंड की कुल संख्या कितनी है? 42। आप नोट डाउन कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। आर्द्र भूमि क्षेत्र को रामसर साइट्स भी कहा जाता है। रामसर साइट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि विश्व में पहली बार ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहां पर? ईरान के रामसर शहर में। कब? 2 फरवरी 1971 को। और इसी कारण 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ध्यान देंगे, वेटलैंड्स को किस नाम से भी जाना जाता है? रामसर साइट्स के रूप में भी जाना जाता है। और रामसर साइट्स की सर्वाधिक संख्या विश्व में किस देश में है? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में विश्व में रामसर साइट्स की सर्वाधिक संख्या है 175। जबकि आर्द्र भूमि का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए कि क्षेत्रफल के रूप में किस देश में आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो वह है दक्षिण अमेरिका का एक लैंडलॉक्ड कंट्री है बोलिविया। बोलिविया में आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, जबकि आर्द्र भूमि की संख्या जो है वो वर्ल्ड में सबसे अधिक 175। कहां? यूके में। वर्ल्ड में टोटल कितनी है? 2414। और भारत में कितनी है? 42। तीसरा प्रमुख क्षेत्र है आर्द्र भूमि का, अत्यधिक जैविक विविधता का तीसरा प्रमुख क्षेत्र है आर्द्र भूमि। क्लियर है?
अब हम लोग आते हैं अत्यधिक जैव विविधता के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, अधिक जैव विविधता का क्षेत्र। तो अधिक जैव विविधता के क्षेत्र के अंदर हम लोग किसको शामिल करते हैं? विश्व के मानसूनी प्रदेश और शीतोष्ण घास के मैदानी क्षेत्र को। तो विश्व के मानसूनी प्रदेश में कौन कौन सा क्षेत्र है? तो आप देखेंगे कि विषुवत रेखा के बाद के ऊपर का क्षेत्र सामान्यतः मध्य उत्तरी अमेरिका में और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो मध्य अमेरिकी देश है, इसके अलावे दक्षिण अमेरिका का पूर्वी भाग, ब्राजील का पूर्वी तटीय क्षेत्र है, अफ्रीका का पूर्वी तटीय क्षेत्र है, भारत का पूरा भाग मानसूनी क्षेत्र का भाग है, दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्र जो है वह मानसूनी क्षेत्र विषुवत रेखा भाग को छोड़कर म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, ये क्षेत्र जो है मानसूनी वर्षा का मानसूनी क्षेत्र है। उसके अलावा चीन का भाग है। तो मानसूनी क्षेत्र जो है वह, और उसके अलावा शीतोष्ण घास के मैदानी क्षेत्र, शीतोष्ण घास के मैदानी क्षेत्र जैसे उत्तरी अमेरिका क्षेत्र, यूरोप के अंदर स्टेपी का क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका में आप आ जाइए तो उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिणी अमेरिका में पंपास का क्षेत्र, यूरोप में आ जाइए तो स्टेपी का क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया में आ जाइए तो डांस का क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका में आ जाइए तो वेल्ड का क्षेत्र। ये क्षेत्र भी जैविक विविधता के दृष्टिकोण से संपन्न क्षेत्र माने जाते हैं और इन्हें अधिक जैव विविधता के क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाता है। इन क्षेत्रों में मृदा की उर्वरता तथा आर्द्रता की मात्रा के कारण पादपों एवं जंतुओं का विकास काफी अधिक हुआ है। क्लियर है? तो दूसरा प्रमुख क्षेत्र है अधिक जैव विविधता का क्षेत्र। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर, कम जैविक विविधता का। कौन कौन से क्षेत्र है धरातल पर जहां पर जैविक विविधता अपेक्षाकृत कम पाई जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, पादपों एवं वनस्पतियों के विकास की अनुकूल दशाएं नहीं मिलने के कारण संसार का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वह कम जैविक विविधता का क्षेत्र है। और इसके अंतर्गत हम लोग मरुस्थलीय प्रदेश को और ध्रुवीय प्रदेश के चारों ओर, मतलब आप समझ जाइए उपध्रुवीय क्षेत्र, इसको हम लोग शामिल करते हैं। तो कम जैविक विविधता के क्षेत्र में दो प्रमुख क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, उसके अलावा और कौन सा क्षेत्र है? तो उपध्रुवीय क्षेत्र को शामिल किया जाता है। तो यह विश्व में तीसरा प्रमुख क्षेत्र है जैविक विविधता के रूप में। और सबसे कम जैविक विविधता कहां मिलती है? तो आप ध्यान देंगे, वैसा क्षेत्र जहां पर सालों भर बर्फ जमी रहती है। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है कि पादपों और वनस्पतियों के विकास की बिल्कुल संभावना नहीं रहती और ऐसे क्षेत्र में निम्न जैविक विविधता का क्षेत्र है यह क्षेत्र। इसके अंतर्गत उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर के क्षेत्र को शामिल किया जाता है। तो एक मैंने एक भूमंडलीय जैव विविधता का एक बिल्कुल कॉम्पैक्ट आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत किया है। ये आपको जीपीएससी मेंस में भी काफी काम आएगा। इसके अलावा सिविल सर्विसेज के अन्य एग्जाम, पीटी के एग्जाम में भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप लोग इसको समझ लें। अगले वीडियो में मैं पुनः भारत में जैविक विविधता की क्या स्थिति है इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।